ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। इससे पहले हम लोगों ने देखा था फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, याद है आप लोगों को? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलसीआर सीरीज सर्किट में कि ये आपका VR होता था, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में करंट, ठीक, और ये होता था आपका VL और ये होता था VC, और VL और VC का रिजल्टेंट है ना, ये क्यों? इंडक्टर 90 डिग्री आगे होता था वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज, और कैपेसिटिव वोल्टेज 90 डिग्री पीछे करंट से। ओके, सो इस VL और VC का जो रिजल्टेंट होता था वो हमारा इस डायरेक्शन में हो जाता था, और ये इसकी मैग्नीट्यूड हमारी कम हो जाती थी। ओके, एंड दिस वाज VL VC प्लस VL या VC माइनस VL, VC प्लस VL, ये वेक्टर फॉर्म में है। ओके, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मैग्नीट्यूड इसका VC माइनस VL है, और VC बड़ा था इसलिए हम लोग VC को पहले लिखे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट VC के डायरेक्शन में आएगा। ओके, सो इसके पैरेलल हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए, और तो ये हो जाएगा हमारा VC प्लस VL वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या था? VCM माइनस VLM, है ना। और ये हमारा इसके पैरेलल लेके चलेंगे, दिस इज व्हाट, ये है वेक्टर VR, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या था? VRM। ओके, अब ये जो है आपका दिस एंगल वाज ओमेगा t प्लस फाई। ओके, और रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच में बनेगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, है ना। सो दिस इज व्हाट V वेक्टर। ओके, ठीक है, तो यहीं से हम लोग निकाले थे V वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या? VR वेक्टर प्लस VC प्लस VL वेक्टर, है ना, यही था। और इसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकाले थे तो ये VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इधर आ जाता था I इंटू Z, और इधर I और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ से I कॉमन आके बाहर आ जाएगा रूट से, तो यहाँ से I कैंसिल, तो ये जो आपका Z था, दिस Z वाज R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज LCR सर्किट में, जहाँ पर Z आपका क्या कहलाता था? इम्पीडेंस, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते थे, ठीक है, या इम्पीडेंस डायग्राम, इसको NCERT कहता है। तो ये जो एंगल, ये जो यहाँ से, क्योंकि जो रिजल्टेंट वोल्टेज था दिस इज V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t, है ना। तो इसका मतलब ये जो एंगल है दिस विल बी ओमेगा t, और ये वाला जो एंगल होगा ये फाई होगा, है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका ये जो फाई है इसको हम लोग फाई लिख दिए थे, और ये इसके अपोजिट वाला दिस इज VCM माइनस VLM, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू XC माइनस XL। और ये वाला जो है दिस इज VR है, सॉरी, ये वाला जो वेक्टर होगा बेस में, ये कि परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका क्या है? ये V, समझ आ रहा है ना। और बेस में क्या आ जाता था? VR, दिस इज इक्वल्स टू IR। ओके, यहाँ से हम लोग tan फाई की वैल्यू निकाल लेते थे, क्या होता था? tan फाई इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो I और I कैंसिल हो जाएगा, दिस इज XC माइनस XL अपॉन R। यही सब हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से cos फाई भी निकाले थे हम लोग, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती थी? दिस इज I इंटू R बेस अपॉन हाइपोटेनियस I अपॉन Z, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती थी? R बाई Z। ओके, तो इसी cos फाई का हम लोग एक नाम देते थे, इस क्या बोलते हैं इसको? cos फाई को R बाई Z। ओके, cos फाई को हम लोग क्या बोलते थे? पावर फैक्टर। गॉट इट? तो ये सारी बातें क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि केस 1 में अगर XC बड़ा होगा XL से, है ना, तो ये जो फाई की वैल्यू है, फाई की वैल्यू क्या होगी?
XC बड़ा है XL से, तो tan phi की वैल्यू पॉजिटिव, tan phi पॉजिटिव, इसका मतलब phi पॉजिटिव है ना। और phi अगर पॉजिटिव है तो इसका जो हमारा करंट का जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, Im sin ओमेगा t प्लस phi, है ना। ये हम लोगों ने मान लिया था। तो phi हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि करंट लीड कर रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट। क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यानी डोमिनेंट कौन हुआ यहाँ पर? कैपेसिटर। किसके डोमिनेंट हुआ? इंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अब केस 2 हम लोग देख लेते हैं। केस 2 में हमारा क्या था कि यही अगर XC ग्रेटर देन नहीं लेस देन हो जाए, किससे? XL से। ठीक है, तो यानी कि XC माइनस XL क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर ये phi नेगेटिव साइन ओमेगा t माइनस phi, यानी कि करंट अब लैग कर रहा है। करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? प्रीडोमिनेंटली कौन सा सर्किट बनेगा? ये प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में सबको? ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सीरीज LCR सर्किट में ये सब चीज़ें देखा था। इससे जो हमारा सॉल्यूशन आया था, क्योंकि हमने फेजर डायग्राम का यूज़ किया, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, सो दिस इज फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन का डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है आपको इसमें कहीं से भी हम लोग कोई भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग फेज डायग्राम बनाते थे इसका, है ना, ऐसे करके, या टाइम डायग्राम बनाते हैं, तो टाइम t = 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। फेज कहीं से भी कोई भी टाइम रखिए, वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है, ये इनिशियल कंडीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है हम लोगों को। ठीक है, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ टाइम ले लिए, उस टाइम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है कि अगर मान लीजिए हम लोग वोल्टेज को 0 रखेंगे, तो अगर वोल्टेज 0 रखते हैं तो उस समय में क्या सिचुएशन होगा, उस समय में करंट की क्या इन्फॉर्मेशन होगी, करंट और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप आपको कौन फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से नहीं मिल पाता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो हो सकता है पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि फेजर डायग्राम सॉल्यूशन का डिसएडवांटेज क्या है। तो इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल कंडीशन, that is we cannot derive the relationship between voltage and current when the voltage is 0 initial condition। okay, तो इसके लिए हम लोग को एक हमारा सॉल्यूशन निकालना होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर जो होता है डेरिवेटिव, है ना, जो अभी हमने देखा था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पिछले दिन LCR सीरीज सर्किट में, अभी हम लोग फिर से देखेंगे। तो उस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। ठीक है, एक होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, उसका मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ओके, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन को स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और एक अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। ओके, समझ गए? दिस इज ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। और इस दोनों सॉल्यूशन को मिला के, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन और ट्रांजिएंट सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाता है क्या? जनरल सॉल्यूशन। तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 2 सॉल्यूशंस होते हैं। बट LCR सीरीज सर्किट में क्या होता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जब हो जाता है, तो ये ट्रांजिएंट सॉल्यूशन डाई आउट। ठीक है, मीन्स ये ख़त्म हो जाता है, वर्क नहीं करने लग जाता है, इससे हमारा रिलेशनशिप्स का पता नहीं चल पाता है। तो इस वजह से हम लोग स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन पर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, क्लास 12th में। ओके, समझ गए? क्लियर है बात? तो ये सारी बातें हैं। तो 2 तरह के सॉल्यूशन थे, आपको याद रखना था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये आपका इसको इंडक्टर बना देते हैं, ये कैपेसिटर हो जाएगा और यहाँ पर रेसिस्टर लगा देते हैं और ये वोल्टेज हो गया। ओके, तो ये आपका कैसा है, एल सी और आर तीनों किस में है कनेक्टेड, सीरीज में। सो कैन वी से दैट दिस इज सीरीज एल सी आर सर्किट, बोलिए। एंड दिस वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ठीक है। तो देखिए ये जो डेरिवेशन है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी स्टैंडर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए आप लोग डरिए नहीं, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह तोड़ तोड़ के सीखेंगे हम लोग, धीरे धीरे आराम आराम से। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दिस V इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेट अस सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। ओके, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I थ्रू द रेसिस्टर, कितना हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, I इंटू आर। ओके, प्लस यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस इज, बोलिए, L डी आई बाई डी टी। ओके, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर चार्ज क्यू फ्लो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो सी वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, और इन सारे वोल्टेजेस का जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज वी। ओके, समझ आ रही बात। सो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो बना आपका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v की जगह पे वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, एक काम करते हैं, क्योंकि वी एम साइन ओमेगा टी आराम ही करेगा, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। ओके, फिगर को मिटा देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो वी कैन राइट हियर I इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी एंड v की जगह पे वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही है, दिख रहा है। ओके, अब देखिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। इस I की जगह पे हम लोग जानते हैं I क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, मालूम है हम लोगों को। तो ये हो गया डी क्यू, I की जगह पे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी। ओके, प्लस L, अब डेरिवेटिव ऑफ I की जगह पे है ना, L डी आई बाई डी टी आए, तो I का फिर से डेरिवेटिव, I ऑलरेडी डी क्यू बाई डी टी है, तो इसका मतलब है कि डी क्यू बाई डी टी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आ रही बात समझ में, अरे L डी आई बाई डी टी, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, L इंटू, है ना, डी डेरिवेटिव ऑफ डी क्यू बाई डी टी और फिर फर्दर उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इसका डी क्यू बाई डी टी को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, और प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर 2 है इसका, सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, गॉट इट, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल यहाँ पर कौन है, क्यू, यही तो हमारा वेरी हो रहा है, इसी का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ये कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना, मतलब यहाँ पर ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यानी कि Q हमारा जो होगा वो वेरिएबल क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो
लेट अस अज्यूम दैट कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, Q इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर मान लिया, जैसे वहाँ पर हम लोग फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में हमने करंट को माना था I इक्वल्स टू आई एन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ हमने चार्ज को एज्यूम कर लिया कि चार्ज की अगर ये वैल्यू रखते हैं तो ये पूरा इस चार्ज की जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन आपका सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया Q की इतनी वैल्यू है। गॉट इट? ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आप I की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, QM तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, और चेन रूल लगाएंगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चेन रूल में, है ना। ओके, तो I की वैल्यू मालूम चल गई, और ठीक है, और d2q अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये भी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। दिस इज इक्वल्स टू इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। ये जो आया है di बाई dt हो जाएगा, तो qm ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा। ओके, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये फाई नहीं है, थीटा मान के चलें। ओके, ये कोई भी एक एंगल है जो इतना वोल्टेज से क्या मान लिए हम लोग, थीटा एंगल से लीड कर रहा है करंट, हाँ सॉरी क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ओके, तो यहाँ से फिर से आपका चेन रूल लगेगा, तो ओमेगा एक बार और आ जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो d2q अपॉन dt स्क्वायर है, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी माइनस qm इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो ये तीनों की तीनों चीज़ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गए। क्या क्या चीज़ हो गए, dq बाई dt की वैल्यू मालूम चल गई, d2q अपॉन dt स्क्वायर और q तीनों की वैल्यू मालूम है ना। सो सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको मान लेते हैं फाइनल, इसका ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें हम लोग अब पुट करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाएगा ये, r इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी इतना है हमारा, दिस इज क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, कहीं पे मैं फाई लिख दूंगा तो याद दिला देना भाई, क्योंकि मैं बार बार फाई लिखने का प्रैक्टिस है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, अब कौन बच गया, Q बाई सी। तो Q की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एम साइन, Q की जगह पे क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और डिवाइडेड बाई सी, एंड दिस इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। थोड़ा सा कट रहा है। ओके, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करते हैं तो आर क्यू एम ओमेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यू एम ओमेगा को सब जगह से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ से क्यू एम ओमेगा है, यहाँ भी है और यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आर क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, इसको मैं माइनस लिख दूँ, प्लस इंटू माइनस, माइनस क्यू एम
ओमेगा, ये हमको चाहिए। अब एक ओमेगा यहाँ पर और बच जाता है, इसको हम लोग ओमेगा इंटू एल लिख देंगे, चलेगा? ये एल इससे मल्टीप्लाई हो गया, ओके। और यहाँ से हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, गॉट इट। अब यहाँ देखिए क्यू एम इंटू ओमेगा हम लोगों को चाहिए था, नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, है ना? ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा से डिवाइड, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा वी एम साइन ओमेगा टी आ गया, ओके। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, क्यू एम ओमेगा हम सब जगह से बाहर निकाल लेते हैं, सब जगह से बाहर निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास? आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ आ रहा है सबको कि दिक्कत हो रही है? सब आ रहा है ना समझ में? ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बट बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स। क्यू एम ओमेगा बाहर हो गया तो आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा अब यहाँ पर देखिए ये हो गया क्या? माइनस ये जो ओमेगा एल है बेचारा, ये क्या बन जाएगा? एक्सएल, मालूम है ना? दिस इज एक्सएल, ये तो बाहर ही है, बाहर कर दिया इसको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्सएल, और ये बाहर क्या बच गया? सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, गॉट इट। एंड प्लस क्यू एम ओमेगा बाहर है भाई, बोलिए। उसके बाद क्या बच जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड व्हाट इज 1 अपॉन ओमेगा सी? एक्स सी, वेरी गुड। सो दिस इज एक्स सी एंड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमारा ब्रैकेट हो गया बंद, और इधर हो गया वी एम साइन ओमेगा टी। अब नहीं कट रहा होगा, इधर वहाँ कट रहा था तो ये नहीं कटेगा, है ना? चलिए अब यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, क्यू एम ओमेगा दिस इज नथिंग बट आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को एज इट इज रख देंगे, प्लस अब यहाँ देखिए दोनों बेचारा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है दोनों में, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है बताइए? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन आ जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? हाँ, ठीक है। अब बचा क्या अंदर? यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्सएल, कैन वी राइट लाइक दिस? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, गॉट इट। नाउ अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? क्यू एम इंटू ओमेगा, है ना, और इंटू जेड, है ना। क्या कर रहे हैं मालूम? जेड से मल्टीप्लाई, जेड से डिवाइड। जेड क्या है आपका? वेयर जेड इक्वल्स टू जो आपका है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, है ना। अभी बनाएंगे इम्पीडेंस डायग्राम, वहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। उससे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, ओनली ऑन लेफ्ट साइड। सो यहाँ से इस टर्म में भी जेड से डिवाइड होगा, सो दिस इज नथिंग बट आर बाई जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड। भाई इसमें जेड से डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी होगा, सो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके, और इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो मल्टीप्लाई जेड से और डिवाइड भी जेड से, ठीक है ना। अब यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, ये जो आर बाई जेड है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस फाई, आर इक्वल्स टू आर बाई जेड इक्वल्स टू कॉस फाई, एंड ये जो एक्स सी माइनस एक्सएल है और डिवाइडेड बाई जेड है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको क्या मान लेंगे? साइन फाई, ओके। समझ आ रही बात? ठीक है ना। तो अब इधर मिटाना पड़ेगा, इसका कुछ है, ले लो फोटो सोटो। तो समझ आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी देखिए हम लोग और थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं।
चलिए, हमने क्या किया, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल जिसमें फाई, ठीक है, कॉस फाई को हमने क्या बोला, आर बाई जेड, और ये एक्स सी माइनस एक्सएल, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। कॉस फाई कितना हो गया, देखिए आर बाई जेड, और साइन फाई कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए ना। तो इस तरह से आ गया ये, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें वो लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू जेड, कहाँ गया ये वाला, नहीं समझ आया, पाइथागोरस लगाइए ये आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों भी आ गया, सब आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ से आपका टेन फाई कितना हो गया बेचारा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट साइन फाई अपॉन कॉस फाई, एंड दिस साइन फाई कितना, एक्स सी माइनस एक्सएल, और अपॉन में जेड, और डिवाइडेड बाई आर बाई जेड, तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आर। आ रही बात समझ में। तो ये भी हमारा यहाँ से कार्यक्रम खत्म हो गया। टेन फाई जो वहाँ पर आता था फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में आया था, सो दिस इज यहाँ से एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ओके, समझ आ रही बात। इस बेचारे को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, सही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन इधर कटने का डर है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ जल्दी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज, उसको हम लोग दोबारे से लिख सकते हैं, कैसे, ये देखिए, क्यू एम ओमेगा जेड, अंदर में कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू कॉस फाई, यस और नो, प्लस व्हाट इज दिस, साइन फाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू साइन फाई, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू साइन फाई, अब इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है इतना, ओके। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लग जाता है ये, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, व्हाट इज दिस, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस बी, ये सब पता होना चाहिए भी आप लोगों को, ठीक है। कितनी बार बोला हूँ, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिए अच्छे से, याद है किसी को ये सब, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, cos A cos B प्लस sin A इंटू sin B, ये सब फार्मूला आपको दिमाग में घूमते रहना चाहिए, अदरवाइज फिजिक्स यहीं से मुश्किल हो जाता है ना। तो अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं, ब्रैकेट फ्रैकेट, ठीक है, समझ गए। वंस मोर, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, तो cos A माइनस B, यहाँ पर माइनस रहता था तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ठीक है, तो ये सब याद रहना चाहिए। एंड दिस कम्स आउट टू बी Vm साइन ओमेगा टी, ओके। ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों टर्म को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, और राइट साइड में वी एम, इस साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग,
बोलिए, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कोई दिक्कत? देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करेंगे तो साइन पाई साइन ओमेगा टी, अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बट यहाँ पर अगर हम लोग माइनस थीटा भी लेंगे तो कॉस प्लस थीटा बन जाएगा, समझ आ रही बात? अरे यहाँ से माइनस कॉमन लिए, फिर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी बनेगा तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग ऐसा करके लिख लिए, समझ रहे हैं ना? मेन हमारा टारगेट क्या है, ये ओमेगा टी को यहाँ से इक्वेट करना, ठीक है, और कटाना, ठीक। सो कंपेयरिंग LHS एंड RHS, तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो VM आपको कितने के बराबर मिल जाएगा, QM ओमेगा Z के बराबर मिल जाएगा, यस और नो? अरे ये VM और ये पूरा दिस इज व्हाट, इक्वेट हो गया, एंड आपका ये जो पूरा है ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, दिस कम्स आउट टू बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, गॉट इट? चलिए, तो यहाँ से आप देखिए ओमेगा टी कट गया, बोलिए ना, और थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू हो गया कितना, पाई बाई टू। तो आप बोल सकते हैं, सॉरी माइनस पाई बाई टू हो रहा है क्या? तो फाइव इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो गया बताइए, ये फाइव उधर, तो दिस इज पाई बाई टू प्लस थीटा, ओके। फाइव की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू प्लस थीटा, या फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, फाइव माइनस पाई बाई टू, ठीक है। थीटा की एक्चुअली हम लोग को निकालना है ना, फाइव की नहीं निकालना है। हमने स्टार्टिंग में थीटा मान के चला था ना, तो और इस Vm इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो इम्पिडेंस है, और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, Im इंटू जेड, है ना। तो दिस इम्प्लाइज Im की जो वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं Qm इंटू ओमेगा, यस और नो? Im है ना, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, maximum value of current that is flowing in series LCR circuit, okay, this is equals to Qm into ओमेगा, है ना। और थीटा हो गया इतना, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ से, ठीक है। इसको जल्दी कॉपी वो कीजिए, डन। तो देखिए I की जो वैल्यू थी वो क्या थी, I की वैल्यू याद है आप लोगों को, dq बाई dt था ना, और Q था आपका कितना, Qm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा था। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो क्या मिला था, Qm इंटू ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, यही आया था, ठीक। तो Qm इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइव माइनस पाई बाई टू, फाइव माइनस पाई बाई टू, ओके। सो दिस इज Qm ओमेगा कॉस, यहाँ से माइनस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, थीटा कितना आ गया, ठीक है। Qm ओमेगा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस
π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, कोई दिक्कत किसी को? देखिए इसको पहले हम लोग माइनस लिखे और cos माइनस थीटा cos थीटा, तो माइनस हटा दिया, ओके। और क्यू एम ओमेगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सही है, व्हाट इज दिस? आई, है ना। तो आई और ये क्यू एम इंटू ओमेगा क्या आया है? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए फिर से वही जिंदगी आ गई इसकी वापस। करंट यहाँ पर क्या कर रहा है? ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो यानी कि ये प्लस फाइव है यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। और हमने यहाँ से आई एम जो है वो कितने के बराबर लिख दिया? दिस इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा। ये आया था अभी हमारा, है ना। तो हमने यहाँ से देखिए क्या फाइंड कर लिया, यही तो करंट और वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप चाहिए था। हम शुरू से मान के क्या चल रहे हैं? एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, क्योंकि उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और फाइनली आपका ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव, वी आपका क्या था? वी एम साइन ओमेगा टी था। गॉट इट? तो यहाँ से आपका ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया, यानी कि करंट लीड कर रहा है, प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ये कोई दिक्कत है तो फिर से बताना है तो बताइए। और यहाँ से फाई की वैल्यू भी हम लोग जैसे वहाँ पर निकालते थे फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में, फाई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि tan फाई एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर था। यही सब चीज़ तो वहाँ भी हम लोग करते थे। कर दिया? ओके। अब देखिए इस पे जो है ना एलसीआर सीरीज सर्किट पे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 13, लिख लीजिए सब। ये सब को आप लोग ट्राई कीजिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। जो एक्सरसाइज है बैक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट अब हमारा ख़त्म ही हो गया है। एक क्यू फैक्टर क्यू वैल्यू रह गया है, रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर वगैरह पे तो 1-2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। और एलसी ऑसिलेशन पे भी 1-2 क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के साथ। ओके, हो गया? इसको ले लो एक फोटो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ रह तो नहीं गया? इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ से आई एम जो है दिस इज, इसको हम लोग वी एम बाई जेड भी लिखना था, हाँ लिख दिया हूँ। दिस इज व्हाट आई एम, यहाँ से क्या हो जाएगा? आई एम इक्वल्स टू दिस इज व्हाट वी एम बाई जेड, है ना। एंड जेड तो इम्पिडेंस है ही आपका, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक। और इसी के बेस पे आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 7.6, 7.7, 7.8 और 7.9, ठीक है। 7.6, 7, 8, 9 एग्जाम्पल 7.6, 7.7, 7.8 और 7.9 ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हाँ, 9 में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस करा ही दिया हूँ, इसलिए मैं उसमें थोड़ा रेजोनेंस भी आ जाएगा कहीं कहीं से, ठीक है। वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बता दिया हूँ ना पिछली क्लास में, एक्स सी इज इक्वल्स टू एक्सएल वाला, ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 एल सी, ठीक है। दिस इज फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी नहीं बताया था? ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC एल सी बताया था ना पिछली क्लास में। तो वही वाला यूज होगा। रेजोनेंस जैसे ही खत्म होगा, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो रेजोनेंस पे ही हैं मोस्टली एक्सरसाइज में, बैक एक्सरसाइज, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट ही है सबसे ज़्यादा। ओके, तो देखिए ये वाला जो डेरिवेशन है आपके सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, इसको एज इट इज़ आप छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फेजर डायग्राम आपका फेजर डायग्राम सॉल्यूशन आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बन पाएगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें मैथमेटिक्स यूज़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री था, डिफरेंशिएशन था, ठीक है। ठीक, आज इतना ही रखते हैं हम लोग।